जय हिंद दोस्तों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो एक मैराथन वीडियो रहेगा जिसमें हम एक ही वीडियो में कंप्लीट एमपी के 3 मार्कर कवर करेंगे। एमपी हिस्ट्री के 3 मार्कर रहेंगे। यह आपका पेपर 1 हिस्ट्री का जो यूनिट 4 है उसको कवर करेगा। इसमें आपके 3 मार्कर तो कवर होंगे ही होंगे। इसके अतिरिक्त हमने इसमें ऐसे फैक्ट, ऐसे प्रश्न लिए हैं जो आपके 5 मार्कर क्वेश्चन को भी कवर करेगा। इसके अतिरिक्त चूंकि आप सभी जानते हैं कि 3 मार्कर जो रहते हैं फैक्ट वाइज रहते हैं, इसमें मैक्सिमम फैक्ट ही होते हैं, तो आपकी जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको भी इसमें सम्मिलित करने का प्रयास हमने किया है या आपका प्रीलिम्स भी इससे कवर होगा। चूँकि आप जानते हैं कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन एमपी से आते हैं और एमपी हिस्ट्री के लगभग 10 से 12 प्रश्न रहते हैं। तो जो 10 से 12 प्रश्न रहेंगे उनमें से अधिकांश प्रश्न भी आपके इसी वीडियो से कवर होंगे। तो आप मेंस तो आपका कवर करेगा ही करेगा, जिसमें आपके 3 मार्कर और 2 5 मार्कर आते हैं। तो उसमें से ये मान लीजिए 1 5 मार्कर तो लगभग इनसे आ जाएगा। उस आधार पर आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं, इस वीडियो की अहमियत समझ सकते हैं। और मात्र 2 घंटे का ये वीडियो रहेगा। आप इसे चाहें तो बार बार देख सकते हैं और एक बार में भी इसको देखकर समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो यह कंप्लीट पीडीएफ भी हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम में हमारा टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप चाहें तो इस पीडीएफ को एक नंबर आपके स्क्रीन पर हम लिख दे रहे हैं, इस नंबर पर जाकर संपर्क करके भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं 8269390563। इसके अतिरिक्त इसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप इसे डाउनलोड डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इतना सब कुछ तो रहेगा। कुछ सामान्य जानकारी इस पीडीएफ के बारे में है कि ये जो राइट में आपको दिख रहा होगा 1010 लिखा है। इस कंप्लीट पीडीएफ में 1010 प्रश्न हैं। समझ रहे हैं आप कितने हो पा रहे हैं? लगभग सभी यूनिट, लगभग नहीं, 5 की 5 यूनिट इसमें कवर रहेंगी आपकी और 1010 3 मार्कर क्वेश्चन इससे रहेंगे। कुछ सामान्य जानकारी और है कि 2019 की जो मुख्य परीक्षा थी उसमें से जो प्रश्न आए थे 13 3 मार्कर प्रश्न इस पीडीएफ से सीधे थे। जिन लोगों ने ये पीडीएफ परचेज की थी उनको इसकी जानकारी है। दूसरी जानकारी 2020 की मुख्य परीक्षा थी उसमें इससे 10 प्रश्न सीधे के सीधे थे। तो आप इस पीडीएफ की अहमियत समझ सकते हैं। और सेकंड, एक इम्पोर्टेंस इसका ये भी है कि जो 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसमें पीएससी में 100% मार्किंग होती है। अगर आप 3 मार्कर अच्छे कर लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन की जो संभावना है अधिक हो जाती है। हम ये जो मैराथन क्लास है अब सभी यूनिट के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए लाएंगे। आप इसके इम्पोर्टेंस और आप कैसी ये वीडियो लग रही है, आपको कैसा कंटेंट है, उसके बारे में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब सीधे हम प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा पहला प्रश्न है चरण पादुका नरसंहार। देखिए, इसे मध्य प्रदेश में एक अन्य नाम से जाना जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप जलियांवाला बाग हत्याकांड से बखूबी परिचित होंगे। इसमें गोलियां चलाई गई थी। उसी तरह चरण पादुका कांड में भी मध्य प्रदेश में गोलियां चलाई गई थी। दूसरा, हुआ कब था ये? तो ये 14 जनवरी 1931 की घटना है। स्थान बताएंगे आप इसका, तो छतरपुर जिला था। उर्मिल नदी के किनारे की ये घटना थी। घटना थी क्या? तो फिशर, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने आदेश दिया कि जो स्वतंत्रता सेनानी यहाँ उर्मिल नदी के किनारे धरने पर बैठे थे या आंदोलन कर रहे थे, उन पर गोलियां चला दी जाएं। इस आदेश के बाद लगभग जो जानकारी है उसमें 6 स्वतंत्रता सेनानी के शहीद होने की जानकारी हमें मिलती है। ये आपने प्रश्न देखा। क्या है? चरण पादुका नरसंहार है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहलाता है। 14 जनवरी 1931 को हुआ। छतरपुर जिला था, उर्मिल नदी थी, फिशर ने आदेश दिया और 6 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए। सेकंड आपका प्रश्न है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह पीएससी का एक फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें पिछले 2 मेंस में दोनों ही वर्ष प्रश्न इससे आया है। 1923 की ये घटना थी, जबलपुर में ये हुआ था। एक बात बताई। दूसरा, इसका नेतृत्व जो किया था पंडित सुंदरलाल थे, सुभद्रा कुमारी चौहान थी, लक्ष्मण सिंह चौहान थे, नाथूराम मोदी थे। इसके अतिरिक्त कई जो राष्ट्रीय नेता थे जैसे राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, इनका भी इसमें योगदान देखने को मिलता है। कारण क्या था इस झंडा सत्याग्रह का?
तो अंग्रेज़ों द्वारा तिरंगा झंडे को उतारकर इस पैरों से कुचलने की घटना देखने को मिलती है और उसके विरोध स्वरूप ये झंडा सत्याग्रह प्रारंभ होता है, जिसका केंद्र प्रारंभ में जबलपुर था, उसके बाद ये नागपुर तक भी विस्तारित होता है। परिणाम क्या हुआ, इसमें सभी जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार अंग्रेज़ों द्वारा कर लिया गया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है टुरिया जंगल सत्याग्रह। देखिए 2 जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, हम दोनों को देखेंगे। पहला है आपका टुरिया जंगल सत्याग्रह। दोनों ही हुए कब हैं, तो घटना 1930 की है और किस समय था ये, जो गांधी जी दांडी मार्च कर रहे थे उस समय की ये घटना है। उसके समर्थन के लिए मध्य प्रदेश में टुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था। हुआ कहाँ, ये सिवनी जिले में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता दुर्गा शंकर मेहता थे। ये प्रश्न पीएससी 2019 में पूछ चुका है 19 नहीं 20 में आया था, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है इसमें घटना क्या की, कार्यप्रणाली क्या थी, तो इन्होंने चंदन के जो बगीचे थे उनमें घास काट करके सरकार का विरोध प्रदर्शन किया था। क्या देखा, टुरिया जंगल सत्याग्रह 1930 की घटना है, दांडी मार्च के दौरान हुआ, सिवनी जिले में हुआ, नेतृत्वकर्ता दुर्गा शंकर मेहता थे। कार्यप्रणाली थी कि इन्होंने जंगल के जो बगीचे थे उनमें घास काटा और अंग्रेज़ों का विरोध प्रदर्शन किया। दूसरा जो जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है वह है आपका घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। यह भी 1930 का है, जो गांधी जी का आह्वान किया उन्होंने, यह दांडी मार्च जो चल रहा था उसी के दौरान ये हुआ था। स्थान इसका बैतूल था, बैतूल में ही घोड़ा डोंगरी है, ये आप जानते हैं। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे कोरकू थे, गंजन सिंह कोरकू इनका नाम था। इन्होंने भी क्या किया, तो वही कार्यप्रणाली ये अपनाएंगे। अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो सारणी के जंगल थे उनमें आदिवासी विद्रोह इन्होंने किया था, जंगलों में रहकर ये विद्रोह करते थे। नेक्स्ट आपका है सर्राफा कांड। देखिए कोई भी घटना होती है तो आपको उसका स्थान बताना होता है, उसका टाइम पीरियड बताना होता है। तो कब हुआ, 6 सितंबर 1942 की ये घटना है। कहाँ हुआ, तो इंदौर की ये घटना है। तीसरा फैक्ट, सर्राफा में सत्याग्रह के दौरान जो एक स्थान था इंदौर का सर्राफा बाजार, उसमें सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाई गई थी, जिसमें मगन लाल ओसवाल जो एक क्रांतिकारी थे उनकी गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई थी, उन्हें गोली लग गई थी। सर्राफा कांड है, 6 सितंबर 1942 की घटना है, इंदौर में हुई। सर्राफा में सत्याग्रह कर रहे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें मगन लाल ओसवाल को गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आपके गंजन सिंह कोरकू हैं, इन्हें हमने अभी देखा था। ये जो थे बैतूल के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया। गांधी जी के फॉलोअर थे, उनके अनुयायी थे। और नेक्स्ट है, एक कहावत कही जाती है कि अंग्रेज जो थे इनके नाम से कांपते थे, कहावत अनुसार। नेक्स्ट आपका प्रश्न है टंट्या भील। टंट्या भील जो है इनकी उपाधि दी जाती है इनको जननायक अथवा रॉबिन हुड की। क्या बोला जाता है, मध्य प्रदेश का जननायक अथवा रॉबिन हुड। पीएससी इस तरह के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कि रॉबिन हुड के नाम से किसे जाना जाता है। तो टंट्या भील जो थे उन्हें जननायक अथवा रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं। दूसरा है निमाड़ क्षेत्र के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, ये निमाड़ क्षेत्र में इन्होंने आंदोलन किया था। तीसरा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, यह जमाखोरों से धन लूटकर शोषित आदिवासियों में बांट देते थे। क्या करते थे, जो जमाखोर साहूकार लोग, जमींदार लोग होते थे उनसे ये धन लूटते थे और जो गरीब आदिवासी निर्धन लोग थे उनमें जाकर उस धन को बांट देते थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है शहादत खान। तो आप इनसे परिचित होंगे, यह भी मध्य प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मालवा के होलकर वंश के सैनिक थे। जो होलकर वंश था मालवा का, उसके ये सैनिक पद पर थे। मालवा से 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया था। मालवा संपूर्ण क्षेत्र में ये रहे। इंदौर, उज्जैन, महू वाला जो क्षेत्र है उसमें सीहोर तक इन्होंने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था। नेक्स्ट, अंग्रेज छावनी पर हमला कर उसे तहस नहस किया। इन्होंने जो 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों की छावनी पर आक्रमण किया और उसको नष्ट किया था। 1874 में जाकर इनको फांसी दे दी गई थी। और एक और बात, जो मध्य प्रदेश पीएससी का आयोग है उनके आगे इनकी मजार जो है बनाई गई है, कब्र या मजार जिसे बोलते हैं। एमपीपीएससी आयोग के सामने ही इनकी मजार है। जो लोग यहाँ गए होंगे उन्होंने इसे देखा होगा।
नेक्स्ट आपका प्रश्न है अहिल्याबाई होलकर। देखिए यह प्रश्न आपका 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर तीनों ही में आने की अधिक संभावना रहेगी। ये या तो आपका इतिहास में अथवा जो यूनिट 5 है रियासत, उसमें भी इससे प्रश्न बन सकता है। अहिल्याबाई जो होलकर हैं, होलकर वंश की महान शासिका थीं। इनकी उपाधि इन्हें लोकमाता, ममता एवं करुणा की दी जाती है। महेश्वर को इन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी बनाया था। महेश्वर की साड़ियों को फेमस करने का कार्य भी इन्होंने किया था, इन्हें उसका श्रेय दिया जाता है। और इनके जो उत्तराधिकारी थे, इनके बाद जिन्होंने शासन किया वह थे तुकोजी होलकर। ठीक है, आप इसे 5 और 11 मार्कर के हिसाब से भी कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है अवंतीबाई। तो यह भी आपका 3 मार्कर और 5 मार्कर के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा। क्या कौन थी ये? तो ये लोधी वंश की महान शासिका थीं। कब से कब तक? 1831 से 1858 तक रहीं। सेकंड पॉइंट है मंडला की रामगढ़ रियासत से ये संबंधित थीं। जो मंडला की रामगढ़ रियासत थी उससे संबंधित थीं। इन्होंने महाकौशल क्रांति, जो जबलपुर वाला क्षेत्र है उसको, संपूर्ण क्षेत्र को महाकौशल क्षेत्र कहते हैं, तो इन्होंने महाकौशल क्षेत्र में क्रांति की ज्वाला जलाई थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से कठोर विद्रोह किया या अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। नेक्स्ट, जो एक अंग्रेज अधिकारी था जिससे इनका संघर्ष हुआ उसका नाम था बार्डन। बार्डन से संघर्ष के दौरान ही जब इन्हें लगने लगा कि ये पराजित होने वाली हैं, तो स्वयं अपना बलिदान, अपनी जो कटार थी उससे आत्मदाह कर दिया था, स्वयं का बलिदान कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट आपका प्रश्न है दुर्गावती। दुर्गावती जो है यह गोंडवाना साम्राज्य की महान शासिका थी। इसे भी आप 3 मार्कर और 5 मार्कर के हिसाब से कवर करेंगे। गोंडवाना साम्राज्य की महान शासिका थी। 1529 से लेकर 69 तक, 69 तक इनका टेन्योर है। यह चंदेल वंश की राजकुमारी थी। ये आप समझ में आ रहा होगा। थी किस वंश की? ये पुत्री थी चंदेल वंश की। और इनका विवाह किस में हुआ था? गोंडवाना वंश में हुआ था। तो गोंडवाना साम्राज्य की शासिका और चंदेल वंश की राजकुमारी थी। इनका जो विवाह हुआ था गोंड राजा दलपत शाह के साथ हुआ था। इसके अतिरिक्त इन्होंने सिंगौरगढ़ किले से अपनी कीर्ति पताका चारों ओर फैलाई। मतलब जो शासन अपना किया था वो सिंगौरगढ़ किले से ये संचालित करती थी। नेक्स्ट आपका है बरेला ग्राम, जो कि जबलपुर में है, मैं अंग्रेज़ों की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। बरेला ग्राम जबलपुर में जो अकबर की सेना थी, माफ़ कीजिएगा मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया पहले, बरेला ग्राम में अकबर की सेना से इनका संघर्ष हुआ था और क्या हुई थी? ये वीर गति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, अकबर ने अपने सेनापति को यहाँ इनसे लड़ने भेजा था और एक तरह से इनकी पराजय हो रही थी, तो ये स्वयं ही अपने द्वारा आत्मदाह अपना कर लेती हैं। नेक्स्ट आपका है एरण अभिलेख। तो आप इससे परिचित होंगे। ये सागर जिले में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। गुप्तकालीन यह एक स्तंभ लेख है जो कि गुप्त शासक भानुगुप्त से संबंधित है। इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो आप सभी जानते हैं कि एरण अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा के अभिलेखीय साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। कौन था? तो इसका एक सेनापति था गोपराज। गोपराज जो था भानुगुप्त गुप्त शासक का सेनापति था। यह एक युद्ध के दौरान शहीद हो गया था। तो इनकी जो पत्नी थी सुभद्रंगी इनका नाम था, उनके सती होने के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है शंकर शाह। तो शंकर शाह को आप सभी जानते हैं, यह गढ़मंडला के अंतिम राजा थे, गढ़मंडला के शासक थे। 1787 से लेकर 1857 तक ये रहे। इन्होंने अपने पुत्र, जिनका नाम रघुनाथ शाह था, के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का विद्रोह किया था। शंकर शाह और अपने पुत्र रघुनाथ शाह, इन दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों का विरोध किया। कब? 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट, इन्होंने फूल सागर तालाब का निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। इनसे कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने इन्हें बंदूक जो होती है तोप के आगे रखकर गोली से इन्हें दगवा दिया था, दोनों पिता और पुत्र को। नेक्स्ट आपका है कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह जो है नरसिंहगढ़ रियासत के प्रमुख राजकुमार थे। नेक्स्ट, इनकी जो उपाधि है, क्या उपाधि दी जाती है? तो इन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद और मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। एक बार और बताना चाहेंगे कि पीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछता है प्रीलिम्स में। देखिए ये 3 मार्कर तो है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं।
यही इसी तरह के 3 मार्कर आते हैं। और आप चाहें तो सबसे अच्छा जानने का तरीका है कि प्रीवियस ईयर के पेपर आप एक बार देख लें कि किस तरह के प्रश्न आए हैं और किस आधार पर आपको फिर आगे चल के पढ़ना है। प्रीलिम्स में जो फैक्ट क्वेश्चन आते हैं वह भी इसी तरह के आते हैं कि मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद का दर्जा किसे दिया गया है, तो कुंवर चैन सिंह को ही मध्य प्रदेश के मंगल पांडे और प्रथम शहीद के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, आनंद राम बख्शी एवं मंत्री जो रूपा राम बोहरा थी की इन्होंने हत्या कर दी थी। किस किस की? आनंद राम बख्शी और मंत्री रूपा राम बोहरा। इसी के कारण अंग्रेज़ों ने इनको सर्च अभियान किया था। इनके खोजने के लिए कुछ जो राशि निर्धारित कर देते हैं वह भी राशि निर्धारित की थी। इसके आगे चल के अंग्रेज एक अधिकारी था मैडॉक, उसके साथ इनका सीहोर के क्षेत्र में, सीहोर ज़िले में निरंतर संघर्ष चलता है और जो सीहोर का दशहरा बाग मैदान है उसमें इनके मैडॉक के साथ संघर्ष होता है और ये शहीद हो जाते हैं। क्या क्या हमने देखा? नरसिंहगढ़ रियासत राजगढ़ जिले में है, उसके ये राजकुमार थे। इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे प्रथम शहीद कहा जाता है। इन्होंने आनंद राम बख्शी और रूपा राम बोहरा की हत्या की। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी अधिकारी मैडॉक के साथ भी इनका संघर्ष हुआ और साथ ही सीहोर के दशहरा बाग मैदान में संघर्ष के दौरान इनकी हत्या हो गई थी और ये प्रथम शहीद के रूप में स्थापित हुए। नेक्स्ट आपके हैं अप्पाजी भोंसले। ये जो थे नागपुर के शासक थे। मध्य प्रदेश में अंग्रेज़ों से विद्रोह करने वाले प्रथम व्यक्ति ये थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का विद्रोह या विरोध प्रदर्शन किया। नेक्स्ट है विद्रोह का कारण क्या था? तो मंडला, बैतूल और सिवनी आदि क्षेत्र अंग्रेज़ों को दे देना। मतलब ये जो रियासत थी, एक भोंसले रियासत थी, नागपुर क्षेत्र में थी। उस समय अंग्रेज़ों ने क्या क्या छुड़ा लिया था इनसे? मंडला, बैतूल और सिवनी। इस कारण इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया और मध्य प्रदेश में ऐसा करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भोपाल राज्य हिंदू सभा स्थापना की अगर हम इसकी बात करें 1934 में इसकी स्थापना हुई है। संस्थापक इसके मास्टर लाल सिंह थे। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्य जो थे चतुर नारायण, लक्ष्मी नारायण सिंघल और उद्धव दास मेहता थे। क्या हमने देखा? भोपाल राज्य हिंदू सभा में स्थापना 1934 में हुई। संस्थापक मास्टर लाल सिंह थे। इसके अतिरिक्त अन्य सदस्य जो इस सभा के थे वह थे चतुर नारायण, लक्ष्मी नारायण सिंघल और उद्धव दास मेहता। ठीक, देखिए यह आपका कंप्लीट वीडियो रहने वाला है, तो आप जो लोग थोड़ा बहुत पानी आनी पीना हो आप पीते जाइएगा। मुझे भी चूँकि बार बार निरंतर रूप से बोलना है तो पानी की थोड़ी सी ज़रूरत लगती रहेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह जो थे अमझेरा जो कि धार में अवस्थित है, धार के शासक थे। मालवा से इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और अंग्रेज़ों की एक छावनी थी भोपावर छावनी जो कि मालवा में अवस्थित थी, उसको इन्होंने ध्वस्त किया था। नेक्स्ट आपका है 1858 में इनको इंदौर में अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दे दी गई थी। क्या क्या फैक्ट हमने देखा? अमझेरा धार के ये शासक थे। मालवा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अंग्रेज़ों की भोपावर छावनी को इन्होंने ध्वस्त किया और 1858 में इन्हें अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दे दी गई। नेक्स्ट आपका प्रश्न है माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे जो है दमोह जिले के ये निवासी थे। प्रसिद्ध लेखक, कहानीकार और राष्ट्रवादी चिंतक ये थे। हिंदी के प्रथम लेखक के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त है। प्रथम लेखक इन्हें माना जाता है हिंदी का। 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। 1951 में 21 में पत्रिका इनकी थी हिंदी ग्रंथमाला, इसका इन्होंने संपादन किया। इसके अतिरिक्त कर्मवीर जो एक पत्रिका निकलती थी उसके भी ये प्रकाशन मंडल में शामिल रहे थे। क्या क्या फैक्ट देखें? जबलपुर के प्रसिद्ध लेखक, कहानीकार और राष्ट्रवादी चिंतक थे। हिंदी के प्रथम लेखक का दर्जा इन्हें प्राप्त है। 1921 में रायपुर में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की। इनकी जो पत्रिका थी उसका नाम था हिंदी ग्रंथमाला। इसके अतिरिक्त कर्मवीर के प्रकाशन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी। आप इनसे सभी परिचित होंगे। होशंगाबाद नर्मदापुरम के ये कवि थे, पत्रकार थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनकी भूमिका रही है।
इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें पुष्प की अभिलाषा, हिमक्रीटनी, हिम तरंगिनी शामिल है। इनकी 2 पत्रिकाएं थीं, कर्मवीर और प्रभा नाम से। इसके अतिरिक्त असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया, सविनय अभिज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए। क्या क्या, देखिए यह प्रश्न आपका 5 नंबर में पहले आ चुका, 6 मार्कर के हिसाब से पहले आ चुका है एक बार, तो अभी भी इसके 5 मार्कर में आने की संभावना रहेगी, तो आप इसे कवर करते चलेंगे। क्या क्या हमने देखा, होशंगाबाद के कवि और प्रथम पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। पुष्प की अभिलाषा, हिमक्रीटनी, हिमतरंगिनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कर्मवीर और प्रभा नाम के इन्होंने पत्र निकाले। इसके अतिरिक्त असहयोग और सविनय अभिज्ञा आंदोलन में भाग भी लिया, जिसके कारण ये कई बार जेल भी गए। इसके अतिरिक्त इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी सरकार द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट कर्मवीर है, ये अभी हम ऊपर ही देख के आए कि 1920 में जबलपुर से इसका प्रकाशन हुआ। प्रकाशक कौन थे इसके, तो माखनलाल चतुर्वेदी इसके संपादक थे। प्रेरणा जो थी माधवराव सप्रे ने दी थी, मतलब माधवराव सप्रे की प्रेरणा से माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर पत्र निकाला था। यह जो पत्र था राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होता था, राष्ट्रवादी लेख इसमें लिखे जाते थे। राष्ट्रीय चेतना के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट आपकी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, तो ये भी जो हैं लेखक तो हैं ही, कवयित्री तो हैं, साथ ही साथ ये स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं और स्वतंत्रता सेनानी रहीं। इनकी जो रचनाएं हैं उसमें झांसी की रानी, बिखरे मोती, त्रिधारा आदि प्रमुख हैं। क्या क्या रचनाएं देखी, झांसी की रानी, बिखरे मोती और त्रिधारा। नेक्स्ट आपका है 1923 झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। 1923 का जो झंडा सत्याग्रह था उसका नेतृत्व भी किसने किया था, सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था। ये अभी हम ऊपर ही देख कर आए हैं। नेक्स्ट प्रदेश विधानसभा की ये सदस्य रही, मतलब मध्य प्रदेश की विधानसभा की भी ये सदस्य रही हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भीमा नायक। भीमा नायक जो है यह भी स्वतंत्रता सेनानी थे, निवाड़ क्षेत्र से संबंधित थे, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने निर्माण लिखा है, निमाड़ क्षेत्र से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट अंग्रेजों द्वारा कैद कर इनको कहाँ भेजा गया, पोर्ट ब्लेयर पर रखा गया था। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर अवस्थित है, आप सभी परिचित हैं। तो जो अंडमान निकोबार का एक बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ इन्हें रखा गया था और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आपका है दुहावा बावड़ी, एक क्षेत्र है उसमें इनका स्मारक बनाया गया है। क्या हमने देखा, भीमा नायक जो है निमाड़ क्षेत्र के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं। 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र से नेतृत्व किया। अंग्रेजों द्वारा कैद कर पोर्ट ब्लेयर पर इन्हें रखा गया और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। दुहावा बावड़ी में इनका स्मारक बनाया गया है। नेक्स्ट आपका है झलकारी बाई। झलकारी बाई जो है लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। यह लक्ष्मीबाई की महिला शाखा जो दुर्गा दल था उसकी सेनापति थी। 1857 की क्रांति में इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ संघर्ष किया, अंग्रेजों से ये लड़ी और शहीद हो गई थी उसी दौरान। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद से सभी परिचित हैं। ये मध्य प्रदेश के झाबुआ में जन्मे थे, वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके अतिरिक्त HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दोनों के ये संस्थापक सदस्य थे। काकोरी कांड घटना के ये संचालक रहे। काकोरी घटना जो थी उसमें इन्होंने जो मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई थी। इसके अतिरिक्त ओरछा एवं झांसी के मध्य रहकर ये क्या था, अंग्रेज इनके लिए सर्च अभियान चला रहे थे। तो ये ओरछा झांसी के मध्य जो जंगल थे उसमें अपने नाम परिवर्तन करके पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से इन्होंने क्रांतिकारी घटनाओं को संचालित किया था। नेक्स्ट आपके हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनसे भी आप परिचित होंगे। यह लेखक हैं, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जन्मे थे और यह एक गांधीवादी कवि और विचारक थे। नेक्स्ट इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, अंधेरी कविताएं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी और अंधेरी कविताएं।
भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था और जो रेडियो चलता था उसमें इन्होंने भूमिगत रेडियो जो चलता था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। पुरस्कार की अगर बात करें तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है अनंत लक्ष्मण कन्हरे। यह जो स्वतंत्रता सेनानी थे मध्य प्रदेश के इंदौर में ये जन्मे थे। इंदौर में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। अभिनव भारत नामक जो संस्था थी उसके ये सदस्य रहे हैं। नासिक जो षड्यंत्र था उसमें नासिक जिला अधिकारी जैक्सन की हत्या इन्होंने की थी। नासिक जो षड्यंत्र था उसमें जैक्सन की हत्या किसने की थी? अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने ही की थी। मात्र 19 वर्ष की आयु में ही इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रमुख जैन पर्यटन स्थल आपको बताने हैं। तो सांची का आपको पता है, सांची की स्तूप रायसेन में है। भरत स्तूप जो है सतना में है। बाग की गुफाएं धार में है। धमनार स्तूप मंदसौर में है और देव कोठार आपका रीवा में है। ये सभी स्थल देवनार, धमनार, बाग की गुफा, भरूच, सांची के स्तूप आदि मध्य प्रदेश के बौद्ध पर्यटन स्थल हैं। दूसरा नेक्स्ट आपका प्रश्न है ओरछा। ओरछा जो है क्या है? एक स्थल है, पर्यटन स्थल है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित है और एक ऐतिहासिक नगर भी है। इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला द्वारा कराया गया। भगवान राम के यहाँ पर मंदिर है। राम भगवान के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रमुख मंदिर की बात करें तो चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और राम लक्ष्मण मंदिर भी यहाँ का फेमस है। ओरछा जो है यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। जो अस्थायी सूची जारी करता है उसमें इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका सांची है। तो सांची आप सभी परिचित हैं इससे। जो मध्य प्रदेश की 3 साइट यूनेस्को में शामिल हैं उसमें से यह एक है। रायसेन जिले में स्थित प्रमुख बौद्ध पर्यटन स्थल है। सम्राट अशोक द्वारा इनका निर्माण कराया गया सबसे बड़े स्तूप हैं। कुल 3 स्तूप यहाँ पर अवस्थित हैं। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना भी सांची में की जा रही है। कुल 3 स्तूप हैं, ये हमने देखा। नेक्स्ट आपका है मध्य प्रदेश के प्रमुख जैन तीर्थ स्थल आपको बताने थे। देखिए कई सारे जैन तीर्थ स्थल हैं जिसमें से आपका सोनागिरी दतिया में है, तो इसे आप ऐसे याद कर लीजिए, सोने के दांत। नेक्स्ट 52 गजा आपके बड़वानी में है, तो बा से बा कनेक्ट कर सकते हैं आप। पावागिरी आपके खरगोन में है, तो पाँव आप कनेक्ट कर सकते हैं, पाँव में खुर हो जाते हैं, तो पावागिरी कहाँ है? खरगोन में है। पुष्पगिरी आपका देवास में है, तो देवों पर क्या चढ़ाए जाते हैं? पुष्प चढ़ाए जाते हैं। मुक्तागिरी आपके बैतूल में है, तो आप बैतूल में जाकर मुक्त हो सकते हैं। इस तरह इन्हें कनेक्ट करके भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये प्रश्न प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है विष्णु चंचालकर को लेकर। तो यह जो थे देवास के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। विष्णु चंचालकर का जन्म देवास में हुआ और यह एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने फ्राइडे ग्रुप जो चलता था, एक चित्रकारी से संबंधित ग्रुप था, उसकी स्थापना की थी। प्रमुख चित्र की बात करें जो इन्होंने बनाए हैं उसमें बारहसिंगा, हिरण, ईसा और दांडी मार्च का चित्र है। क्या क्या? बारहसिंगा, हिरण, ईसा, दांडी मार्च। इसके अतिरिक्त इन्हें बनियत सम्मान भी मिला है। यह चित्रकारी के क्षेत्र में मिलने वाला एक प्रमुख सम्मान है। बनियत सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है खजुराहो। तो इससे आप सभी परिचित हैं। यह एक पर्यटन स्थल है, यूनेस्को की सूची में शामिल है और यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अवस्थित है। अपनी वास्तुकला, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर और मंदिरों, टेम्पल्स के लिए ये फेमस है। निर्माण की अगर बात करें तो चंदेल राजाओं ने 950 से लेकर 1100 ईस्वी के मध्य खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। प्रमुख मंदिर जो हैं कंदरिया महादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मण मंदिर शामिल हैं। देखिए जिन भी लोगों को यह PDF प्राप्त करना है वह टेलीग्राम पर जाकर, टेलीग्राम की लिंक नीचे दी है, या जो नंबर हम पहले भी बताए हैं अभी भी आप सुन लीजिए 8269390563, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डायरेक्ट लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है जहां से आप इसे प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 3 मार्कर में भारत भवन।
भारत भवन भोपाल में ये अवस्थित है, एक भवन है। इसकी स्थापना 1982 में इंदिरा गांधी के टाइम पे इनकी हुई थी। उद्देश्य क्या है? कला व संस्कृति का संरक्षण करने का उद्देश्य है इसका। डिजाइन जो है चार्ल्स कोरिया द्वारा डिजाइन की गई थी। यह कुल 9 खंडों में विभक्त है, मतलब भारत भवन के कुल 9 खंड हैं। डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने, स्थापना 1982, भोपाल में अवस्थित है। उद्देश्य क्या है? कला और संस्कृति की रक्षा करना। नेक्स्ट आपका है कालिदास। कालिदास जो है इनको एक उपनाम दिया जाता है, भारत के शेक्सपियर के नाम से ये फेमस है। संस्कृत के यह सबसे बड़े कवि और नाटककार साहित्यकार थे। इनकी रचनाएं जो हैं 3 भागों में इसे बांटा है, नाटक, महाकाव्य और खंडकाव्य। नाटक में इनका अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रम उर्वशीयम है और मालविकाग्नि मित्रम है। महाकाव्य 2 हैं, मेघदूतम और ऋतुसंहारम। जबकि खंडकाव्य आपके हैं, माफ़ कीजिएगा ये गलत लिखा है थोड़ा सा, महाकाव्य जो है वो आपके कुमार संभवम और रघुवंशम है, जबकि खंडकाव्य जो है आपके मेघदूतम और ऋतुसंहारम है। ठीक, इसे आप थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका है केशव दास। केशव दास जो थे रीतिकालीन प्रमुख कवि थे। ओरछा नरेश भाई इंद्रजीत के ये दरबारी कवि रहे हैं। इनकी जो रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रतन बावनी है। क्या क्या देखा? रीतिकालीन प्रमुख कवि हैं, ओरछा नरेश भाई इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। इसके अतिरिक्त रामचंद्रिका और कवि प्रिया व रतन बावनी इनकी प्रमुख फेमस रचनाएं हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के बारे में जानना है, बताना है आपको। स्थापना 1954 में हुई। स्थान इनका भोपाल था। उद्देश्य क्या है? तो साहित्य को प्रोत्साहन देना, साहित्य का डेवलपमेंट करना इसका उद्देश्य है। प्रमुख कार्यक्रम जो ये परिषद चलाती है उसमें है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। इसके अतिरिक्त सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का भी आयोजन ये परिषद करती है। स्थापना 1954 में, स्थान भोपाल है। उद्देश्य है साहित्य को प्रोत्साहन देना। प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन चलाती है? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। नेक्स्ट आपका प्रश्न है संत सिंगा जी। यह जो है निमाड़ क्षेत्र के एक प्रमुख कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं 1100 श्लोकों की इन्होंने रचना की। परचुरी ग्रंथ की रचना की और सारवी की रचना भी इन्होंने की है। 1100 श्लोक लिखे, परचुरी ग्रंथ लिखा और सारवी की रचना इन्होंने की। सिंगा जी जो थे निर्गुण भक्ति धारा का अनुसरण करते थे, मतलब ईश्वर को यह नहीं मानते थे, उसके सगुण स्वरूप को नहीं मानते थे। इन्होंने कर्मकांड और जाति वर्ग का विरोध किया, अर्थात यह जाति प्रथा का विरोध करते थे और जो समाज में धर्म के नाम पर कर्मकांड चलते हैं उनका भी इन्होंने विरोध किया। ठीक, हमने क्या क्या देखा? निमाड़ क्षेत्र के कवि हैं, निर्गुण भक्ति शाखा से हैं, कर्मकांड और जाति प्रथा का विरोध किया, 1100 श्लोक रचे, परचुरी ग्रंथ और सारवी की रचना इन्होंने की है। नेक्स्ट हम देखेंगे शरद जोशी। शरद जोशी जो है उज्जैन में जन्मे प्रमुख साहित्यकार हैं। इन्हें व्यंग्यकार माना जाता है, व्यंग्य रचना ये करते थे और सबसे प्रमुख व्यंग्यकार इन्हें साहित्य में माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं रहा किनारे बैठ, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ। तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं लिंक से भी कि रहा किनारे बैठ, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ। नेक्स्ट है इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए हास्यास्पद रचनाएं की है, अर्थात ये जो थे व्यंग्य के आधार पर सामाजिक जो बुराइयां थीं, कुरीतियां थीं, उनका विरोध करते हुए उन पर व्यंग्य लिखते थे। नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे ईश्वरी। यह जो थे बुंदेलखंड के अत्यंत लोकप्रिय कवि हुए। इनको बुंदेलखंड से क्षेत्र से संबंधित थे और ये स्थानीय भाषा में बुंदेली भाषा में काव्य लेखन करते थे। इनकी जो प्रमुख रचना है उसको हजारों फाग के नाम से जाने जाता है। हजारों फाग की रचना इन्होंने की थी। संकलन जो है ईश्वरी प्रकाश नाम से है। ईश्वरी, सत्सई, गुण सागर आदि नाम से इनकी रचनाओं का जो हजारों फाग है, इसके अतिरिक्त कई बुंदेली साहित्य हैं, उनका संग्रहण मिलता है आपको किसमें? ईश्वरी प्रकाश और ईश्वरी
ईश्वरी सतसई गुण सागर। नेक्स्ट है, इन्होंने बुंदेली संस्कृति, प्रेम, सौंदर्य का वर्णन किया है। बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं उसके साहित्य, संस्कृति सभी का वर्णन इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका है याग्निक। यह जो थे कालिंजर के राजा परमार्दी देव के दरबारी कवि थे। याग्निक जो हैं कालिंजर राजा परमार्दी देव के दरबारी कवि थे। यह कवि चंद्रवरदाई के समकालीन थे। जो चंद्रवरदाई थे कवि, उनके यह समकालीन थे। इनकी प्रमुख रचना जो है परमाल रासो, चूँकि परमार्दी देव के दरबार में है तो परमाल रासो की रचना इन्होंने की। इसके अतिरिक्त आलाखंड की रचना का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। आलाखंड जो है उसमें महोबा के दो वीर थे, आला और उदल। उनके कार्यों का, उनकी जो यश था, उनकी विजय थी, उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है किसमें? आलाखंड में। ये दोनों कहाँ के थे? महोबा के थे। इसकी रचना किसने की है? याग्निक ने की है। नेक्स्ट आपका प्रश्न था मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल, मतलब मध्य प्रदेश के कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल हैं? तो कुल 3 हैं जो मुख्य सूची में है। इसके अतिरिक्त एक नवीन ओरछा को अस्थायी सूची में शामिल किया है। सर्वप्रथम खजुराहो को 1986 में शामिल किया जो कि छतरपुर में है। सांची रायसेन में है जिसे 1989 में शामिल किया। भीम बेटिका आपका रायसेन में है जिसे 2003 में शामिल किया। इसके अतिरिक्त ओरछा को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है 2020 में ही, और यह निवाड़ी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका है एरण। इसे हमने पहले भी देखा, एरण अभिलेख से नाम से। अभी भी आप देखेंगे ये कहाँ है? सागर में अवस्थित पुरातात्विक स्थल है। इसकी जो उत्खनन किया उसमें उनका नाम है कृष्णदत्त वाजपेयी है। सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। गुप्त शासक भानुगुप्त से ये संबंधित था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है हरि सिंह गौर। हरि सिंह गौर जो थे मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में इनका अमूल्य योगदान रहा है। मध्य प्रदेश के शिक्षा शास्त्री थे, समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता सेनानी ये रहे हैं। 1946 में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय इन्हें जाता है। इन्होंने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान सभा के उपसभापति के पद पर भी ये रहे हैं। भारतीय संविधान सभा में उपसभापति के पद पर रहे। इसके अलावा जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ उसमें न्याय एवं प्रशासन को अलग अलग करने की इन्होंने मांग की थी कि न्याय को अलग और प्रशासन को अलग रखा जाए। ये हमने हरि सिंह गौर देखे। नेक्स्ट आपका है 52 गजा। 52 गजा हमने अभी ऊपर देख के आए थे कि ये जो है ये कौन सा स्थल है? बौद्ध स्थल था ये। इसके अतिरिक्त ये जैन स्थल है, माफ़ कीजिएगा, 52 गजा आपका जैन तीर्थ स्थल ही है। अवस्थिति कहाँ है? बड़वानी में है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ ऋषभ देव की विशाल प्रतिमा देखने को हमें मिलती है। प्रतिमा की कुल ऊंचाई जो है 26 मीटर है। तो इसे आप कर सकते हैं। क्या क्या देखा? बड़वानी जिले में है, जैन तीर्थ स्थल है, ऋषभ देव की विशाल प्रतिमा है जिसकी कुल ऊंचाई 26 मीटर है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है हरिशंकर परसाई। तो आप इन्हें जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश के लेखक थे। होशंगाबाद में ये जन्मे थे। प्रसिद्ध लेखक एवं साहित्यकार थे। यह भी एक तरह से व्यंग्यकार थे शरद जोशी की तरह। इनकी कुछ रचनाएं हैं भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज। भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा में व्यंग्य की प्रधानता स्पष्ट दिखाई देती है क्योंकि हमने बताया कि यह एक व्यंग्यकार थे। नेक्स्ट आपका है सैयद हैदर रजा। तो ये जो है जैसे हमने ऊपर देखा था विष्णु चिंचालकार, उसी तरह मध्य प्रदेश के एक प्रमुख चित्रकार हैं सैयद हैदर रजा। यह मध्य प्रदेश के चित्रकार थे। इनके चित्र जो हैं तेलिया एक्रेलिक में बने परिदृश्य हैं। यह एक कला होती है, तेलिया एक्रेलिक है में बने परिदृश्य हैं जिनमें रंगों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाओं में रंगों का बेहतर और अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही पुरस्कार मिल चुके हैं। नेक्स्ट आपका है तड़बी भील। तड़बी भील जो है भील जनजाति का एक समूह है और वह समूह जिसने क्या किया है मध्यकाल अर्थात
औरंगजेब के टाइम में मुस्लिम धर्म से प्रभावित होकर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। क्या बोला जाता है? तड़वी भील भील समुदाय का वह भाग है जो मध्यकाल के दौरान किसमें चला गया? अपना धर्मांतरण करके जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, उन्हें तड़वी भील के नाम से जानते हैं। यह जो धर्मांतरण था मुख्यतः किसके समय हुआ था? औरंगजेब के समय हुआ है। नेक्स्ट आपके हैं हबीब तनवीर। यह भी भारत के मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। कृतियाँ की बात करें, रचना की बात करें तो आगरा बाजार और चरणदास चोर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्या क्या देखा? आगरा बाजार और चरणदास चोर। पुरस्कार की बात करें तो इन्हें संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड और पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार मिल चुके हैं। हबीब तनवीर क्या देखा? भारत के मशहूर पटकथा लेखक और नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं आगरा बाजार और चरणदास चोर। इन्हें संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री और पद्म विभूषण मिल चुका है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है मुल्ला रमूजी। यह उर्दू के हास्य साहित्यकार थे। हास्य रचनाओं की रचना इन्होंने की है किस भाषा में? उर्दू में। पुस्तक जो है इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है गुलाबी उर्दू। इनके संग्रहण को ही गुलाबी उर्दू के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक गुलाबी उर्दू है। नेक्स्ट इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें है औरत जात, लाठी और भैंस। दो प्रमुख रचनाएं मुल्ला रमूजी की हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? औरत जात और लाठी और भैंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बालकृष्ण शर्मा नबी। ये जो है देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, शाहजहाँपुर नहीं है, ये है शाजापुर। शाजापुर जिले के ये लेखक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं कुमकुम, बिनोबा, स्तवन, अपलक और प्राणवर्ण रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं में संपादक भी रहे हैं। क्या क्या हमने देखा? शाजापुर से थे, कुमकुम, बिनोबा स्तवन, अपलक और प्राणवर्ण की रचना इन्होंने की है। इसके अतिरिक्त प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका के ये संपादक रहे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है रघुवीर सिंह। डॉक्टर रघुवीर सिंह है, यह भी मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उसमें है पूर्व मध्यकालीन भारत, बिखरे फूल, सप्तद्वीप, मालवा में युगांतर। नेक्स्ट है यह एक वास्तुशास्त्री अर्थात आर्किटेक्चर और उसके अलावा सैन्य अधिकारी भी रहे हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। यह जो है मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल में अवस्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? मानव तथा संस्कृति के विकास के इतिहास को दर्शाना। मतलब मानव की जो संस्कृति है उसका डेवलपमेंट समय के साथ कैसा हुआ है उसको दर्शाना इसका उद्देश्य है। यह एशिया का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है। मतलब एशिया में सबसे बड़ा मानव संग्रहालय जो है वो यही है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इसमें मानव सभ्यता, जनजातीय संस्कृति का अनोखा प्रदर्शन किया गया है। देखिए पहले जो मानव संग्रहालय था वह आपका दिल्ली में था, लेकिन स्पेस के अभाव के कारण आगे चल के इसे कहाँ परिवर्तित या कहाँ ट्रांसफ़र किया? तो भोपाल में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण कालीन स्थल। ये जो है नावदा टोली है, कायथा उज्जैन में है, एरण सागर में है, वेशनगर विदिशा है, आवरा रतलाम में है, गुरिया बालाघाट आदि हैं। क्या क्या हमने देखा? आवरा, गुरिया। देखिए आवरा का एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कहाँ पर है। आवरा है वेशनगर, एरण, कायथा, नावदा टोली आदि मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न था मध्य प्रदेश में एमपी में महाजनपद। मध्य प्रदेश में जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो समय था उस समय 16 महाजनपद थे, जिनका वर्णन आपको कहाँ पर मिलता है? एक अभिलेख है महत्वपूर्ण, उसमें आपको इसकी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट आपका है मध्य प्रदेश में जो है 2 महाजनपद देखने को मिलते हैं। एक आपका चेदी जनपद है, बुंदेलखंड में अवस्थित था, और दूसरा आपका था अवंती महाजनपद जो कि मालवा क्षेत्र में, उज्जैन वाले क्षेत्र में इसे देखने को मिलता है। 16 महाजनपद में से 2 मध्य प्रदेश में थे। एक चेदी जनपद जो बुंदेलखंड क्षेत्र में है, दूसरा अवंती महाजनपद जो कि उज्जैन मालवा वाले क्षेत्र में था।
चेदी जनपद को हम देखेंगे, चेदी महाजनपद को। समय कौन सा, वही आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व रहेगा। क्षेत्र इसका बुंदेलखंड का पूर्वी भाग था एवं समीपस्थ पास वाला भूभाग है। राजधानी इसकी शक्तिमती थी। प्रमुख शासक जो थे इसके शिशुपाल थे और कलिंग में इसी की शाखा स्थापित हुई थी। जो कलिंग था उसमें इसी की आगे चल के शाखा स्थापित हुई है। नेक्स्ट, कालांतर में आगे चल के शासकों द्वारा इसे किस में मिला लिया गया था, मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था, मगध में इसे मिला दिया गया था। नेक्स्ट आपका अवंती महाजनपद है, ये भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। समयकाल वही रहेगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसकी 2 राजधानियां हमें देखने को मिलती हैं, महिष्मती जो कि दक्षिणी अवंती की राजधानी थी और उज्जैनी जो कि उत्तरी अवंती की राजधानी थी। प्रमुख शासक की अगर हम बात करें उज्जैन का या अवंती का, तो वह था चंड प्रद्योत। शिशुनाग द्वारा इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। जो मगध का शिशुनाग शासक था उसने इसे मगध में विलय किया था। नेक्स्ट आपका है बौद्ध धर्म का यह प्रमुख केंद्र रहा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, आप इनसे परिचित होंगे। यह गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। इनकी जो राजधानी थी, इन्होंने अपनी क्या राजधानी बनाया, उज्जैन को राजधानी बनाया था, द्वितीय राजधानी इन्होंने बनाया इसे। और इन्होंने शकों को पराजित किया था, शक को पराजित किया। नेक्स्ट है उदयगिरी अभिलेख जो है, उदयगिरी गुफाएं जो हैं उसमें इनकी विजयों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वैवाहिक संबंध और विजय द्वारा साम्राज्य विस्तार इन्होंने किया, मतलब कुछ वैवाहिक नीतियां इन्होंने अपनाई, अपना स्वयं विवाह किया, अपनी पुत्री का विवाह दूसरों से कराया, जिसके द्वारा इन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तारित किया था। नेक्स्ट, एमपी में गुप्तकालीन मंदिर पूछे थे। देखिए गुप्त काल जो था मंदिर निर्माण की कला से फेमस रहा है। अनेक मंदिर इसमें इस काल में स्थापित हुए, जिसमें एमपी में भी कई मंदिर हुए स्थापित, जिसमें तिगबा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर में है, भूमरा का शिव मंदिर जो कि सतना में है, नचना कुटार का पार्वती मंदिर जो कि पन्ना में है। यह महत्वपूर्ण गुप्तकालीन मंदिर हैं। नेक्स्ट आपका है मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन अभिलेख अथवा शिलालेख आपको बताने हैं। तो इसमें उदयगिरी अभिलेख जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य से संबंधित है, मंदसौर अभिलेख जो कि कुमारगुप्त से संबंधित है, रीवा से प्राप्त अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त से संबंधित है, ऐरण अभिलेख जो कि कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और भानुगुप्त तीनों से संबंधित है। सांची से प्राप्त एक अभिलेख मिला है आपको जो कि आम्रकदेव चंद्रगुप्त के कर्मचारी था या सेनापति था, उससे संबंधित ये अभिलेख था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो है यह गुर्जर प्रतिहार वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसका समयकाल 730 से 756 ईस्वी था। इसने उज्जैन पर अधिकार किया था। इसके अतिरिक्त अरब लोग जो थे, अरबों के मोहम्मद बिन कासिम आपने सुना होगा, उसके बाद कुछ अरब यात्री आए थे, उनके आक्रमण को इसने असफल किया, उनको पराजित किया या आक्रमण करने से रोका था। नेक्स्ट है ग्वालियर प्रशस्ति में इसे मलेच्छो अर्थात अरबों का नाशक कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छो अर्थात अरबों का नाशक कहा है। नेक्स्ट आपका है चंदेल वंश। चंदेल वंश जो है आप सभी को पता है, यह बुंदेलखंड का एक प्रमुख वंश था। समय काल इसका 831 से 1203 ईस्वी माना जाता है। इसके संस्थापक नन्नुक थे, राजधानी जिनकी खजुराहो थी। प्रमुख शासक की अगर हम बात करें तो यशोवर्मन, धंगदेव, विद्याधर, हमीरवर्मन आदि इसके प्रमुख शासक थे। कौन कौन? यशोवर्मन है, धंगदेव है, गंडदेव है, विद्याधर है आदि इनके या चंदेल वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं। चंदेल वंश जो है प्रमुख रूप से किसके लिए जाना जाता है? खजुराहो के मंदिरों के लिए जाना जाता है। खजुराहो में इन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट आपका यशोवर्मन, तो ये से हम अभी ऊपर ही देखकर आए हैं। कौन थे? चंदेल वंश के प्रमुख साम्राज्यवादी शासक थे। शासनकाल की बात करें तो 925 से 950 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। मालवा, चेदी, महाकौशल पर आक्रमण कर राज्य का विस्तार किया, मतलब मालवा को जीता, चेदी को जीता, महाकौशल क्षेत्र को जीता और अपने साम्राज्य को बढ़ाया।
नेक्स्ट, खजुराहो का एक प्रसिद्ध मंदिर है विष्णु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर है एवं विशाल जलाशय का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। जो चतुर्भुज मंदिर है और उसके अतिरिक्त विशाल जलाशय, इन दोनों का ही निर्माण यशोवर्मन ने किया है। इनके उत्तराधिकारी जो थे धंगदेव थे, ये भी चंदेल शासक थे। तो हम धंगदेव को अब नेक्स्ट देखेंगे। कौन होंगे ये? चंदेल वंश के प्रमुख शासक हैं, यशोवर्मन के उत्तराधिकारी हैं। सेकंड है, ग्वालियर विजय की एवं कलिंजर को अपनी राजधानी बनाया था, अर्थात इन्होंने ग्वालियर को जीता था और कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, खजुराहो में पार्श्वनाथ तथा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया। क्या क्या देखा? ग्वालियर विजय की, कालिंजर को राजधानी बनाया, खजुराहो में पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, जयपाल जो कि भटिंडा का शासक था को सुबुक्तगीन, यह जो था गजनवी साम्राज्य का एक शासक था, उसके विरुद्ध सैन्य सहायता इन्होंने प्रदान की थी। किसको? जयपाल जो कि पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र का शासक था, उसके विरुद्ध सुबुक्तगीन जो गजनी साम्राज्य का शासक था, उसने आक्रमण किया था। तो सुबुक्तगीन से लड़ने के लिए जयपाल की सहायता के लिए इन्होंने सेना उपलब्ध कराई थी। किसने? धंगदेव ने। इनके जो उत्तराधिकारी थे वो थे गंडदेव। क्या क्या हमने देखा? पहले देखा यशोवर्मन, उनके उत्तराधिकारी धंगदेव और उनके उत्तराधिकारी कौन? गंडदेव। नेक्स्ट आपके हैं विद्याधर, ये भी चंदेल शासक हैं, चंदेल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। शासनकाल इनका 1019 से 1029 था। 1019 में गुर्जर प्रतिहार राज्यपाल का इन्होंने वध किया था। नेक्स्ट है भोज परमार तथा गांगेयदेव, जो भोज राजा परमार वंश के शासक थे, कलचुरी वंश के शासक थे गांगेयदेव, इन दोनों को ही विद्याधर ने पराजित किया था। इसके अतिरिक्त कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया। देखिए यह एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं चंदेल वंश के, इसे आप 3 नंबर और 5 नंबर दोनों में कवर करेंगे। चंदेल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक रहे। 1019 से 29 तक इनका शासनकाल रहा। 1019 में गुर्जर प्रतिहार राज्यपाल का इन्होंने वध किया। भोज जो कि परमार शासक थे, गांगेयदेव जो कि कलचुरी वंश के शासक थे, उन दोनों को ही इन्होंने पराजित किया है। और खजुराहो के कंदरिया महादेव का मंदिर जो है उसका निर्माण इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है परमार वंश। परमार वंश जो है इसके संस्थापक उपेंद्र थे, जो कि प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन उन्होंने किसकी स्थापना की? परमार वंश की स्थापना की। और जो प्रमुख स्वतंत्र शासक था वह कौन था? सियक था। उपेंद्र ने शुरुआत की और वास्तविक शासक अगर हम बात करें तो सियक द्वितीय था। किसका? परमार वंश का। परमार वंश की जो राजधानी थी वह थी धार। शुरुआती लेवल पर इनकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। प्रमुख शासक की अगर हम बात करें तो सियक हैं, बागपति मुंज हैं और राजा भोज का नाम तो आपने सुना होगा। संबंधित अभिलेख की बात करें तो उदयपुर अभिलेख है, भेलसा जो विदिशा में अवस्थित है, और परमार वंश की उपलब्धियां इस अभिलेख में हमें देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थापत्य जैसे सरस्वती मंदिर, संस्कृत विद्यालय, भोजपाल नगर, इन सभी की स्थापना इस वंश के द्वारा की गई है। सरस्वती मंदिर धार में है, संस्कृत विश्वविद्यालय भी यहीं है, और भोजपाल नगर जो कि भोपाल के नाम से अब जाना जाता है, इसकी स्थापना भी परमार शासकों द्वारा की गई। नेक्स्ट आपके हैं बागपति मुंज। बागपति मुंज अभी हमने देखा ऊपर कि परमार वंश के शासक हैं, तो यह परमार वंश के प्रमुख या प्रतापी शासक थे। इनका शासनकाल 973 से 995 ईस्वी है। कला एवं साहित्य के ये संरक्षक थे। इन्होंने अपने ही नाम पर मुंज नाम पर ही मुंज सागर झील जो कि धार में अवस्थित है उसका निर्माण कराया था। हूणों को पराजित किया। हूण वहाँ आक्रमण करता थे, तो इनके समय आक्रमण हुआ था हूणों का और उन्हें पराजित इन्होंने किया था। नेक्स्ट है इन्होंने 2 उपाधियां धारण की, श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष। नेक्स्ट आगे हम प्रश्न देखेंगे राजा भोज। तो राजा भोज आप 3 नंबर के हिसाब से तो अभी देख लीजिए, लेकिन यह जो है आपके 5 और 11 दोनों ही हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। क्या है? परमार वंश के यशस्वी शासक थे,
उदयपुर प्रशस्ति तुर्कों को पराजित किया तथा धार को राजधानी बनाया। जो उदयपुर प्रशस्ति है उससे जानकारी मिलती है कि इन्होंने तुर्कों को पराजित किया था और धार को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने कुछ उपाधियां ली, जैसे नव सहशांक, नव विक्रमादित्य और कविराज। क्या क्या उपाधि ली? नव सहशांक, नव विक्रमादित्य और कविराज। स्थापना इन्होंने किसकी की? भोजपुर की स्थापना की है। रचनाओं की बात करें तो सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, शब्दानुशासन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्या क्या देखा? परमार वंश के यशस्वी शासक हैं। उदयपुर प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि इन्होंने तुर्कों को पराजित किया और धार को अपनी राजधानी बनाया। इनकी उपाधि की बात करें तो नव सहशांक, नव विक्रमादित्य, कविराज आदि उपाधि धारण की। स्थापना की बात करें तो इन्होंने भोजपुर की स्थापना की। और रचनाओं की अगर बात करें तो सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण और सिद्धांत संग्रह आदि की रचना इनके द्वारा की गई है। नेक्स्ट आपका है तोमर वंश। तोमर वंश जो है इसके संस्थापक वीर सिंह देव थे। राजधानी इनकी ग्वालियर थी। देखिए तोमर वंश जो है दिल्ली और ग्वालियर दोनों जगह मिलता है। तो जो प्रमुख तोमर वंश था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में था। संस्थापक जिसके वीर सिंह देव थे। प्रमुख शासक की अगर हम बात करें तो विक्रमदेव, डुगेंद्र और मानसिंह तोमर का आप सभी ने अच्छे से नाम सुना होगा। यह इस वंश के प्रमुख शासक थे। अंतिम शासक जो है विक्रमादित्य तोमर थे। इब्राहिम लोदी द्वारा इन्हें पराजित करके ग्वालियर को किस में मिला लिया गया था? लोदी वंश या सल्तनत में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है राजा मानसिंह। अभी हमने जस्ट ऊपर देखा। यह तोमर वंश के प्रतापी शासक थे। इनकी राजधानी ग्वालियर थी। शासनकाल 1486 से 1517 तक था। मान मंदिर एवं गुजरी महल का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। क्या क्या? मान मंदिर और गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह तोमर द्वारा कराया गया था। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना भी की है, उसका नाम है मान कौतूहल। और मान कौतूहल जो था एक संगीत पर आधारित ग्रंथ था, संगीत रचना ये थी। उत्तराधिकारी की बात करें विक्रमादित्य तोमर थे जो कि इस वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट आपका है होलकर राजवंश। इसके जो संस्थापक हैं मल्हार राव होलकर थे। ग्वालियर के होलकर वंश की इन्होंने स्थापना की, इंदौर के होलकर वंश की स्थापना की थी। राजधानी इनकी इंदौर थी। अन्य शासक की बात करें काशीराव, यशवंतराव होलकर प्रथम, तुलसाबाई आदि इस वंश की प्रमुख शासक रहे। अहिल्याबाई होलकर भी हैं, आप इन्हें भी जानते हैं तो इनके नाम कर सकते हैं। अंतिम शासक जो थे तुकोजी तृतीय होलकर इस वंश के अंतिम शासक थे। अहिल्याबाई ने लगभग 30 वर्षों तक शासन इस वंश पर किया था। नेक्स्ट आपके जो अभी देखकर आए मल्हार राव होलकर क्या है? मराठा साम्राज्य के सामंत थे और मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार भी थे। मराठा थे ये, देखिए जो सिंधिया थे, होलकर थे और नागपुर वाले हमने देखे थे भोंसले, ये सभी मराठाओं के अधीन सामंती ही थे जो बाद में आगे चल के छोटी छोटी रियासत, छोटे छोटे शासन क्षेत्र बना लेते हैं। तो मल्हार राव होलकर कौन थे? होलकर वंश के संस्थापक तो हैं लेकिन ये मराठाओं के सामंत थे। होलकर वंश की स्थापना इन्होंने की। राजधानी किसे बनाया? इंदौर को बनाया। मराठा साम्राज्य को उत्तर की ओर प्रसारित किया, मतलब मराठा साम्राज्य जो अभी महाराष्ट्र और दक्षिण क्षेत्र में था उसे उत्तर तक प्रसारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मल्हार राव होलकर को। 1766 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सिंधिया वंश। इससे भी आप परिचित हैं। इसके जो संस्थापक थे राणोजी सिंधिया थे। राजधानी प्रारंभिक उज्जैन थी और बाद में दौलत राव सिंधिया जाकर इसकी कौन सी राजधानी बना देती हैं? ग्वालियर को। प्रमुख शासक की बात करें तो महादजी सिंधिया हैं। राजा लोकेंद्र से ग्वालियर को इन्होंने छीना था। दौलत राव सिंधिया हैं जो कि उज्जैन से ग्वालियर को राजधानी बनाते हैं। और माधव राव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया, आगे चल के अपन को ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी वंश में देखने को मिलेंगे। तो ये सभी सिंधिया वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट आपका है बराह मेहर। बराह मेहर जो है
गुप्तकालीन एक महान गणितज्ञ, वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री थे। यह विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे, 9 विद्वान जिसमें शामिल थे, उनमें से एक थे, खगोल शास्त्री थे। जन्म उज्जैन के निकट कायथा ग्राम में इनका हुआ था। इनको हमने देखा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। निर्माण जो है चंदेल शासक विद्याधर ने किया, अभी हम ऊपर देख कर आए हैं। नेक्स्ट है खजुराहो का यह सबसे भव्य मंदिर है। जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर ही है। निर्माण कौन सी शैली? नागर शैली। ये आपको सभी को पता होगा कि जैसे भारत है ये नर्मदा नदी है, तो नर्मदा के ऊपर जो है वो नागर शैली में और नर्मदा के नीचे द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है, और बीच में जो रहेगा संक्रमण क्षेत्र वो बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। यहाँ इसकी प्रमुख विशेषता जो है वो है कि इसमें बलुआ पत्थर का निर्माण, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपका है चित्रगुप्त मंदिर। इसे भी हमने देखा था। चंदेल वंश में स्थापित खजुराहो का एक प्रमुख मंदिर है। स्थान खजुराहो है। चंदेल कालीन प्रमुख स्थापत्य कला है। निर्माता जो है गंडदेव हैं, तो आप इसको लिंक कर सकते हैं। गंडदेव जो है अभी देखा था चंदेल शासक हैं। चित्रगुप्त इस मंदिर का निर्माण इन्होंने किया था। यह जो मंदिर है भगवान सूर्य को समर्पित है। इसके अतिरिक्त 7 घोड़े 7 रंगों को प्रकट करते हैं। इसमें 7 घोड़े का चित्रांकन है जो कि 7 रंगों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आपका है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर भी आपका कहाँ है? खजुराहो में अवस्थित है। चंदेल वंश का प्रमुख स्थापत्य है। भगवान विष्णु को ये समर्पित है, और इसके जो निर्माता थे कौन थे? यशोवर्मन थे। त्रिमुखी विष्णु की प्रतिमा इसके अंतर्गत इसके अंदर स्थापित है। क्या क्या हमने देखा? खजुराहो में अवस्थित है। चंदेल वंश की प्रमुख स्थापत्य है। भगवान विष्णु को समर्पित है। यशोवर्मन ने इनका निर्माण किया है, और त्रिमुखी विष्णु की प्रतिमा यहाँ देखने को, इस मंदिर में देखने को हमें मिलेगी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भीमबेटका। भीमबेटका जो है रायसेन मध्य प्रदेश में अवस्थित है। 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। खोज की बात करें तो 1957 में 1957 में विष्णु वाकणकर द्वारा इसकी खोज की गई है। प्राचीन गुफाओं के लिए, जो कि सेल को काटकर गुफाएं चित्रांकन इनमें किया गया है, सेल चित्रित गुफाएं यहाँ देखने को मिलती हैं वह है, और पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल से संबंधित सेल चित्र यहाँ देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या देखा? रायसेन में अवस्थित है। 2003 में यूनेस्को सूची में शामिल हुआ। 1957 में विष्णु वाकणकर ने खोज की। प्राचीन गुफाओं का संग्रह है, उनके लिए ये प्रसिद्ध है। पुरा पाषाण कालीन ये स्थल है, रायसेन में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका है भोजपुर। भोजपुर भी रायसेन जिले में ही अवस्थित है। बेतवा नदी के किनारे है। ऐतिहासिक व धार्मिक दोनों ही तरह का ये स्थल है। उपनाम की बात करें तो इसे पूर्व का सोमनाथ, ईस्ट का सोमनाथ कहा जाता है। सोमनाथ भी शिव भगवान की शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, और भोजपुर भी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। भोज द्वारा इसका निर्माण किया गया, और यहाँ पर भोज द्वारा निर्मित एक विशाल मंदिर है। नेक्स्ट आपका है ग्वालियर का किला। आप सभी जानते हैं, अभी हम देखकर भी आए, इसका जो निर्माण कराया था राजपूत सरदार सूरज सेन द्वारा किया गया। लाल बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। इसे एक उपाधि दी जाती है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। यह जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से फेमस था। महल की बात करें तो इसमें आपको अंदर, ग्वालियर किले के अंदर बादल महल, आलमगीर दरवाज़ा, चतुर्भुज मंदिर, गुजरी महल आदि देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखा? सूरज सेन द्वारा निर्माण, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से फेमस, बादल महल, आलमगीर दरवाज़ा और चतुर्भुज मंदिर व गुजरी महल इसके अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न आ जाता है गुजरी महल। इसका स्थान आपका वही ग्वालियर रहेगा, ग्वालियर किले के अंदर है। ग्वालियर किले में स्थित मध्यकालीन स्थापत्य है और कला का एक सुंदर नमूना है ये। इसका निर्माण मानसिंह तोमर द्वारा कराया गया था। देखिए, जो ग्वालियर का किला है उसका निर्माण सूरज सेन ने कराया है, और गुजरी महल जो है उसका निर्माण मानसिंह ने
कराया है, गुजरी महल का भी और जो मान मंदिर है उसका निर्माण भी। नेक्स्ट है गुजरी रानी मृगनयनी के नाम पर गुजरी महल इसका नाम रखा है। गुजरी एक संप्रदाय है, गुजरी संप्रदाय से संबंधित रानी मृगनयनी थी, उनके नाम पर ही इसका निर्माण जो किया गया है और गुजरी महल इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट है तेली का मंदिर। तेली का मंदिर जो है ग्वालियर में स्थित सबसे पुराना मंदिर है और यह इस मंदिर की एक सर्व प्रमुख विशेषता है कि यह उत्तर भारत में स्थित एकमात्र ऐसा मंदिर है जो किस शैली में अवस्थित है, किस शैली में निर्मित है, द्रविड़ शैली में। बाकी द्रविड़ शैली जो प्रचलित है वो दक्षिण भारत में है, उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित है। भगवान विष्णु को ये समर्पित है। हिंदू व बौद्ध वास्तुकला वास्तु शैली का इसमें बेहतर सम्मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 64 योगिनी मंदिर। यह जो मंदिर है जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में स्थित है। तंत्र साधना की मुद्रा में 64 योगिनियों की मूर्तियां यहाँ देखने को आपको मिलती हैं। क्या है? जबलपुर के निकट है, तंत्र साधना की मुद्रा में 64 योगिनियों की मूर्तियां आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। निर्माण जो है कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। कलचुरी वंश के शासक युवराज देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया। शैली जो है नागर शैली है इसकी। और अन्य नाम की बात करें तो गोलकी मठ इसका अन्य नाम है। गोलकी मठ भी कहाँ है आपका? जबलपुर में। नेक्स्ट आपका स्थान है त्रिपुरी। त्रिपुरी जो है जबलपुर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। गौतम बुद्ध के काल में त्रिपुरी चेदी जनपद का अंग था। मतलब जब भगवान बुद्ध थे उस समय त्रिपुरी चेदी जनपद का ही अंग हुआ करता था। 7वीं शताब्दी में कलचुरी वंश की ये राजधानी बना और 1939 में आपको पता है कि यहाँ एक अधिवेशन हुआ जिसे त्रिपुरी अधिवेशन कहते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन का आयोजन भी यहाँ किया गया। कांग्रेस का यह अधिवेशन था। नेक्स्ट आपका है मांडू। मांडू जो है धार जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। प्राचीन नाम इसका मांडवगढ़ था। इसे होशंग शाह जो एक शासक था, होशंग शाह ने अपनी राजधानी बनाया था। गयासुद्दीन ने यहाँ पर जहाज महल का निर्माण कराया। बाज बहादुर रानी रूपमती की प्रेम कथा भी यहीं की फेमस है। इसके अलावा यहाँ कई अन्य महल भी मिलते हैं जैसे हिंडोला महल, रानी रूपमती महल, अशरफी महल आदि। ठीक, मांडू जो है आपका पर्यटन में महत्वपूर्ण है। ये 5 नंबर में भी आ सकता है तो आप उस हिसाब से भी इसे कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है ग्वालियर की संधि। यह 1817 में हुई। किसके विरुद्ध हुई थी? तो जो पिंडारी लोग थे बाहर से आते थे, पिंडारियों के विरुद्ध थी। गवर्नर जनरल हेस्टिंग व दौलत राव सिंधिया के मध्य हुई थी। प्रावधान क्या थी कि जो सिंधिया हैं और अंग्रेज हैं दोनों मिलकर क्या करेंगे? पिंडारियों के विरुद्ध सेना तैनात करेंगे। सिंधिया जो है पिंडारियों के विरुद्ध 5000 सैनिक भुसावर तैयार रखेंगे। मतलब 5000 सैनिकों की टोली पिंडारियों के विरुद्ध हमेशा तैयार रखेंगे, ऐसी इस संधि में बात की गई थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देखिए यहाँ लगभग ये PDF आपकी जो आज का वीडियो है समाप्त होने वाला है। MP हिस्ट्री के हमने यहाँ 3 मार्कर कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक भी, देखिए कितना मेहनत यहाँ करना पड़ता है, आप इसमें समझ सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर नहीं किया है तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक ये और दूसरे लोगों तक शेयर ज़रूर करें। बस इतना ही आपसे हम मांगते हैं और अपेक्षित भी है। आप लोग इसमें सहायता ज़रूर करेंगे, ये ऐसी पूर्ण उम्मीद हमें है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है रूपनाथ। स्थिति क्या है? कैमूर पर्वत श्रृंखला जबलपुर में ये स्थित है। अशोक का मुख्य शिलालेख है जहाँ इसका नाम देवनाम प्रियदर्शी आपको मिलता है। रूपनाथ क्या है? जबलपुर में अवस्थित है, कैमूर पर्वत पर अवस्थित है। अशोक का ये प्रमुख शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। और भगवान शिव का यहाँ प्राचीन मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है भूमरा का मंदिर। ऊपर हम देखकर आए थे, आपको याद होगा, यह गुप्तकालीन स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है।
अवस्थिति की बात करें तो नागौद सतना जिले में इसकी अवस्थिति है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है और निर्माण किसमें हुआ है? नागर शैली में। क्या क्या हमने देखा? गुप्तकालीन स्थापत्य का अद्वितीय उदाहरण है। अवस्थिति नागौद सतना मध्य प्रदेश में है। भगवान शिव को ये समर्पित है और नागर शैली में इसका निर्माण हुआ है। आज का आपका लगभग यहाँ पर वीडियो समाप्त होगा। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, इनको हम देख लेते हैं। 3-4 प्रश्न हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है खानदेश। खानदेश जो है 1382 में मलिक अहमद राजा फारूकी द्वारा स्थापित हुआ था। राजधानी जो थी इसकी बुरहानपुर थी। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के ये मध्य अवस्थित है। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ है और असीरगढ़ का किला भी इस दौरान स्थापित हुआ। 1601 में अकबर द्वारा इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भीमराव अंबेडकर। तो इनसे तो आप सभी परिचित होंगे, इनको सब जानते होंगे। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माता, शिल्पकार इन्हें कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री या कानून मंत्री ये रहे। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जैसे जाति प्रथा का विनाश, शूद्र कौन थे, हु वाज शूद्रास। इसके अतिरिक्त गांधी जी के साथ इनका पूना समझौता भी फेमस रहा है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है भर्तृहरि। भर्तृहरि जो है भारतीय मुक्तक एवं शतक काव्य के अग्रदूत थे। यह एक लेखक साहित्यकार थे। भारतीय मुक्तक एवं शतक काव्य के अग्रदूत हैं। इनकी जो प्रमुख 3 रचनाएं हैं वो है शतक। कौन से? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक है। उज्जैन में भर्तृहरि की गुफाएं हैं जो कि फेमस हैं। नेक्स्ट आपका है वीर सिंह देव। यह आपका आज का अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, जहां आपकी एमपी हिस्ट्री कंप्लीट होगी। इसके बाद हम इसी रूप में मैराथन रूप में ही एंशिएंट हिस्ट्री के कंप्लीट क्वेश्चन, देखिए इसमें तो लगभग 100 प्रश्न है, लेकिन एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न सभी में लगभग 250 प्लस 3 मार्कर रहेंगे। तो एक एक करके हमने चारों वीडियो में और फिर लास्ट में जाकर एमपी की रियासत पांचों हम एक एक वीडियो के हिसाब से कवर करेंगे। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। यह जो थे वीर सिंह देव तोमर वंश के तोमर वंश के संस्थापक थे। राजधानी इनकी ग्वालियर थी। तैमूर के आक्रमण से दिल्ली की स्थिति कमज़ोर होने पर सत्ता स्थापित इन्होंने की थी। जो तैमूर का आक्रमण हुआ था इसके दौरान क्या हुआ? दिल्ली कमज़ोर हो गई थी। उस दौरान इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी। तोमर वंश के संस्थापक, राजधानी ग्वालियर और तैमूर के आक्रमण से दिल्ली की स्थिति कमज़ोर हो गई तो इन्होंने तोमर वंश की स्थापना कहाँ जाके कर दी? ग्वालियर में कर दी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में बताएं और आपका कोई भी सलाह सुझाव हो तो वह भी हमें बता सकते हैं और आपको किस तरह की और वीडियोस चाहिए उसे भी सजेशन में आप लिख सकते हैं। अंत्योदय एकेडमी हमेशा आपके बेहतर के लिए प्रयासरत है और आपके सुझाव के लिए हमेशा तत्पर रहती है। आज का वीडियो यहाँ समाप्त होगा। जय हिंद, धन्यवाद।